अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और शेयर भी करें। जो लोग आपके फ्रेंड्स लिस्ट में हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, आप उन्हें उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप टाइमली अपडेटेड रहें। नाज़रीन, आज के गेस्ट के हवाले से मैं आपको बता दी चलूँ, जो है आज हमारे साथ मौजूद हैं नशद मलिक साहब, जो कि सीनियर रिसर्चर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में, और आप इससे पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पे उनको देख चुके हैं। वो मुख्तलिफ टाइम में आके उन्होंने हमारे साथ सेशन किया है। नाज़रीन, आज हमने उनको जो बुलाया है, और इसके साथ ही साथ मैं एक अनाउंसमेंट भी करूंगी कि जो लोग जो है फंडामेंटली जो है वो कोर्स करना चाहते हैं, फंडामेंटल कोर्स करना चाहते हैं और जो है उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो है आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, और इसके साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी जो है वो ज्वाइन करें, ताकि जो है आप उन सेशंस का भी हिस्सा बन सकें जहां पर जो लोग जो है फंडामेंटली जो है इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें। और इसी के साथ ही मैंने आज वेलकम करती हूँ। तो चलें सेशन शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं थैंक सर, यू आप फॉर खैरियत इनवाइटिंग। से हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर वेलकम। और आज जो है सबसे पहले तो जो है थोड़ा सा हम मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कोर्स के हवाले से भी आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि क्या जो है कोर्स होगा, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्या उनके लिए कोर्सेज में जो है क्या जो है उनके कोर्स की लाइन होगी जो भी है, तो उसके हवाले से भी हम आपसे पूछेंगे। और इसके साथ ही सबसे पहले जो है मैं आज ये पूछना चाहूंगी कि आज अगर हम मार्केट को देखें, आज काफी जो है मार्केट डाउन है, और जो है एक जो है न्यूज आई थी कि 20 तारीख के बाद जो है मार्केट में जो है ऑनवर्ड्स वो रीबैलेंसिंग जो है हो जाएगी। तो लेकिन अभी आपको क्या दिख रहा है कि क्या सेलिंग खत्म हो चुकी है या फिर मजीद थोड़ी सी बाकी है? थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। नहीं, सेलिंग तो जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई। वो लोगों का यही गलत परसेप्शन था कि सेलिंग जो है वो 20th तक कंप्लीट हो जाएगी, हम्म। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। इसी वजह से जब लोगों का ये परसेप्शन जो गलत था वो दूर हुआ था, तो हमने ये देखा था कि बाइंग आई थी और स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म भी किया था पिछले वीक। हम्म। तो वो पिछले वीक स्पेशली आखिर के दिनों में स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म इसलिए किया था कि लोगों का जो गलत परसेप्शन था कि फुटसी से रिलेटेड जो सेलिंग आएगी वो एकदम आ जाएगी, लोगों का ये परसेप्शन था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो ग्रेजुअल सेलिंग आएगी, और उसकी जो कट ऑफ डेट है वो गुजर चुकी है 20th। लेकिन अभी भी गोइंग फॉरवर्ड भी उसकी स्मॉल अमाउंट्स में सेलिंग चलती रहेगी। और जो एक वो वन टाइम सेलिंग हो जाने की बात थी, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही है, आई थिंक मार्केट का ये है कि मार्केट ने थोड़ा सा परफॉर्म किया लास्ट वीक, तो अभी थोड़ी सी इस वीक में आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। और प्रॉफिट टेकिंग के अलावा मार्केट में ये है कि कुछ लोग रिजल्ट्स वगैरह का भी वेट कर रहे हैं। कुछ कंपनीज के अभी जैसे ओजीडीसी का अभी आया है रिजल्ट, हम्म। उसने 4 रुपये का डिविडेंड दिया है। इसी तरह से एक मेजर रिजल्ट है साजगार, जो कि आज ही एक्सपेक्टेड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा ये कि शायद थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकली थोड़ी सी अनसर्टेनिटी चल रही है कि अभी पीटीआई का भी धरना हुआ है, फिर रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट चेंज करने की भी बातें चल रही हैं एज अ रूमर। तो शायद वो भी थोड़ा इम्पैक्ट कर रही है स्टॉक मार्केट को। सही। सर, आपने रिजल्ट्स की बात की, तो थोड़ा सा आईटी सेक्टर के हवाले से बताएं कि उनके रिजल्ट्स भी कोई इतने अच्छे नहीं आए हैं। तो आगे फ्यूचर में आप कैसे देखते हैं जो आईटी सेक्टर है, जैसे कि उसमें ऑक्टोपस हो गया, सिस्टम हो गया और नेटसोल हो गया, ये जितने भी हैं इनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और नेट्स सबके स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंट केस हैं। हम्म। स्पेशली अगर हम सबसे पहले नेटसॉल की अगर बात कर लें, तो नेटसॉल का ये है कि वो एक स्टेबल कंपनी है जो कि एक स्टेबल बिजनेस कर रही है।
तो ये है कि उसका और ओवरऑल अगर हम देखें तो करेंसी डिवैल्यूएशन ने आईटी सेक्टर को सपोर्ट किया था लास्ट ईयर, लेकिन इस ईयर यानी कि ऑलमोस्ट अब 12 मंथ्स से करेंसी जो है वो डिवैल्यू होने के बजाय 283 से 283 284 बल्कि शायद 290 भी चली गई थी करेंसी, वहाँ से अब 277 पे आ गई है। तो ये चीज़ बेनिफिशियल नहीं रही आईटी सेक्टर के लिए, बल्कि पहले जो उनको एडवांटेज होता था, एक्सचेंज गेन मिलते थे, उनके बजाय इस दफ़ा उनको बिल्कुल ज़ीरो एक्सचेंज गेन बल्कि एक्सचेंज लॉसेस हुए हैं। तो एक ये हुआ है। फिर उसके अलावा ये कि नेटसॉल ऐसी कंपनी है जो कि बड़े एसेट्स की लीजिंग और उससे रिलेटेड काम करती है, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी में अगर रिसेशन की बातें होंगी तो उससे उसको इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ये है कि मोर और लेस नेटसॉल ऐसी कंपनी है कि जिसमें एक स्टेबल ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर उसकी 13 रुपये 30 पैसे की या अराउंड आई थिंक 13 रुपये 40 पैसे की अर्निंग आई थी FY 24 में, तो वो अर्निंग शायद 14-15 रुपये हो जाएगी अगले ईयर। तो उस हिसाब से अगर नेटसॉल को हम देखें तो नेटसॉल कुछ बहुत ज़्यादा फंडामेंटली सस्ता तो नहीं लग रहा। उसके अलावा अगर फिर हम सिस्टम करेंसी का ही अगेन इम्पैक्ट की वजह से और कुछ फेस की वजह से कुछ क्वार्टर से उनके मार्जिन्स काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं। ये मार्जिन्स जो है अगले एटलीस्ट एक क्वार्टर 2 क्वार्टर भी मार्जिन थोड़े से थोड़ा सा नेट का इशू से आपकी तरफ आ रहा उनके है एंड सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हिस्टोरिकल हूँ। कंपैरिजन के बेस पे अगर हम देखें तो खराब ही रहेंगे। अब सही है? अब सही है? जी जी। आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? हाँ, अब वो दरअसल में अब वो डिस्टॉर्शन बहुत हो रही थी, कट रही थी जी। जी सर। अब आ रही है आवाज़ क्लियर? जी जी, जी, जी। सिस्टम से सर आप हाँ, बताइए, सिस्टम के से हाँ, तो सिस्टम्स का ये है कि सिस्टम्स का थोड़े से एक एक दो क्वार्टर और जो है ख़राब होने के भी चांसेस हैं। तो सिस्टम्स का यही है कि सिस्टम्स को अगर किसी ने एक्यूमुलेट करना है तो डेफिनेटली इन लेवल्स पे कर सकता है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि वेट होगा, शायद इमीडिएट रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा गेन देके जाएगा। तो थोड़ा सा शायद बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिस्टम्स को देखना चाह रहा है तो आई थिंक अगर 400 के लेवल तक सिस्टम्स जाता है या उससे स्लाइटली बिलो जाता है, यानी कि 390 से 410 के लेवल्स के बीच अगर सिस्टम्स अगर आपको मिल रहा हो तो आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी उसको देखा जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी देखा जा सकता है। फिर अवेंसियन की अगर हम बात करें तो अवेंसियन में फंडामेंटली इशू यही आता है कि इसका जो मेजॉरिटी प्रॉफिट या रेवेन्यू वो कंपनी दिखाती है वो तीसरे चौथे क्वार्टर में आता है। तो ये है कि अवेंसियन में अभी पहले 2 क्वार्टर तो रिलेटिवली बुरे रहे हैं, यानी कि उनमें अर्निंग्स वगैरह में काफ़ी डिक्लाइन है, लेकिन तीसरे चौथे क्वार्टर में रिकवरी आ सकती है। तो अवेंसियन का भी यही है कि आई थिंक इस प्राइस के ऊपर अवेंसियन अच्छा है, जिस प्राइस के ऊपर अभी करंटली मिल रहा है। ऑक्टोपस के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्टोपस आई थिंक इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा एक्सपेंसिव है। ऑक्टोपस का ये है कि अगर ऑक्टोपस आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन मिलता है तो फिर ऑक्टोपस में एंट्री लें, नहीं तो अभी ऑक्टोपस इन लेवल्स के ऊपर इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। हाँ, अवेंसियन अच्छा लग रहा है। सिस्टम्स 390 से 410 के लेवल्स के बीच अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सिस्टम्स भी अच्छा लग रहा है। और बाकी एक नेटसॉल में एज सच स्पेशली इस प्राइस के ऊपर एज सच चाम समझ नहीं आ रहा। हाँ, नेटसॉल में थोड़ा बहुत ये है कि इसमें थोड़ी सी ट्रेडिंग थोड़ा सा ट्रेडिंग वाला एलिमेंट भी आ जाता है कि कंपनीज भी अनाउंस करती हैं, प्लस फिर एक सर्टेन टाइप ऑफ ग्रुप्स या सर्टेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्टॉक्स को एक ग्रुप की शक्ल में जो है वो चलाते हैं और गिराते हैं। तो उस ग्रुप का या उन ग्रुप्स का एक फेवरेट स्टॉक है नेटसॉल। तो नेटसॉल का यही है कि नेटसॉल अगर आपको एक एक्सपेंसिव प्राइस पे मिल रहा हो तो वो एक बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन भी एक आम इन्वेस्टर्स के लिए हो सकती है, क्योंकि अगर एक आम इन्वेस्टर है जो कि ग्रुप की शक्ल में काम नहीं कर रहा
तो उसको आइडिया तो नहीं होगा ना कि किस प्राइस के ऊपर बेच के निकलना है, तो वो फिर फंस जाएगा। क्योंकि नेटसॉल में एक दफ़ा ऐसा हो चुका है कि नेटसॉल 300 रुपये तक गया था, और वो 300 रुपये तक बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज तक भी फंसे हुए हैं। वो स्टॉक जो है उस दिन के बाद से अब तक, इवन दो स्टॉक मार्केट ने इतना परफॉर्म कर लिया, लेकिन वो दोबारा कभी उस वो 300 के लेवल पे नहीं गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। तो जी जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, और अगर आप लोगों के सवाल हैं, क्योंकि सेशन बहुत लिमिटेड टाइम है, तो जी माजिद इफ्तिखार, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मेरे ऐसे दो क्वेश्चन है। एक मेरा क्वेश्चन ये था कि कल न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी कि वो लोग जिनकी इनकम 10 मिलियन से कम होगी, उन लोगों को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी बिहार से सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, पावर सेक्टर के बारे में यार न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि जी गवर्नमेंट उनके साथ कोई एग्रीमेंट चेंज करना चाह रही है, तो इसकी वजह से पावर सेक्टर भी सारा परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि एनसीपीएल और एनपीएल को लॉक से करीब करीब पहुंचे हुए थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो आपका पहला सवाल है उसके ऊपर तो मैं एज सच कमेंट नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि ये चीज़ें अभी प्रपोजल्स हैं, कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। तो बाकी है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली ये मार्केट के लिए नेगेटिव तो होगा, क्योंकि मार्केट की लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी कि एक सर्टन जो हाई नेटवर्थ का इंडिविजुअल है जिसकी जेब में पैसा है, और अगर वो नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा रेगुलेटरी रीजंस की वजह से, तो नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको पूरी पिक्चर को देखें तो शायद अब हमारी इकोनॉमी इस तरफ जा रही है कि नॉन फाइलर होना जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता जा रहा आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि नॉन फाइलर हुए हुए आप रह ही नहीं सकते, इवेंचुअली फाइलर आपने बनना है। तो अगर इवेंचुअली फाइलर बन जाते हैं तो फिर ज़ीरो इम्पैक्ट होगा। अच्छा, पावर सेक्टर की जहाँ तक बात करें तो पावर सेक्टर में जो न्यूज़ है, इस ये डेफिनेटली ऐसी न्यूज़ है कि जिसके ऊपर एक्शन होगा, क्योंकि ये क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स के बिलों में इफ़ेक्ट लाती है, और ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो है परसेप्शन को बेहतर करने के लिए वो ऐसे स्टेप्स डेफिनेटली लेगी। तो उसमें ये है कि जो स्टॉक्स, अगर हम लिस्टेड सेक्टर में बात करें तो जो स्टॉक्स इफेक्ट होंगे या इम्पैक्ट जिन पे आएगा, उनमें से सबसे पहले तो कैपको है। अगर हम कैपको को देखें तो कैपको का अगर प्लांट, कैपको का ये है कि कैपको का तो जो एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, और कैपको में ये है कि फ्यूचर में एग्रीमेंट होने के कोई चांसेस भी नहीं थे। तो अगर कैपको को जो है वो करते हैं, वो कर देते हैं कि अब दोबारा कैपको के करंट प्लांट के साथ एग्रीमेंट नहीं होगा, यानी कि जो 94 पॉलिसी वाला जो प्लांट है उनका फर्नेस ऑयल का, तो कैपको के ऊपर एज सच तो नहीं अभी इम्पैक्ट आएगा। हाँ, जो लिस्टेड सेक्टर में सबसे मेजर इससे रिलेटेड इम्पैक्ट आएगा वो आएगा हपको को। हपको का जो प्लांट है, बेस प्लांट जो है जो फर्नेस ऑयल वाला, उसका ये है कि उसमें जो है पेमेंट मिलना बंद हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, या बल्कि हम इसको अगर ज़्यादा बेहतर करें तो कहें तो अर्निंग्स एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएंगी, जिसके जिसके जो है ना मद में फ्यूचर पेमेंट्स भी मिलने के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। तो हपको के ऊपर तकरीबन 12 से 14 रुपए अर्निंग पर शेयर का इम्पैक्ट आएगा उसके प्लांट के ख़त्म हो जाने की वजह से। अ, और उसके अलावा ये कि ये निशात का जो ग्रुप है इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। अभी जो करंट जो आज की न्यूज़ चल रही थी उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली तो शायद नहीं, क्योंकि इन्होंने किसी एक प्लांट का नाम लिया है जो कि 2002 पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। अब वो हो भी सकता है निशात का कोई प्लांट, निशात चूनिया का या निशात पावर का, और नहीं भी हो सकता, कॉन्क्रीट इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, इवेंचुअली निशात चूनिया या निशात पावर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। जी सही। जी किसी और का कोई सवाल है? सर थोड़ा रिफाइनरी के हवाले से बताएं कि इसमें ऑयल में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो आ रही है, तो पीएसओ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं।
पीएसओ के ऊपर इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि इस क्वार्टर में तमाम जो रिफाइनरीज और ओएमसीज हैं जिसमें पीएसओ भी आता है, तो इस क्वार्टर में तो रिजल्ट्स अगेन बुरे ही आएंगे पीएसओ की, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ऑयल की जो प्राइसेस हैं, यानी कि जो इंटरनेशनली भी ऑयल की प्राइसेस और जो हमें पंप के ऊपर ऑयल की प्राइसेस मिल रही हैं, हम्म। वो जो है वो कम से कम ही होती गई हैं। तो वो कम से कम होने की वजह से पीएसओ को अ, के मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आएगा और उनको इस क्वार्टर में लॉसेस होंगे। तो ये क्वार्टर पीएसओ का बुरा है, लेकिन मैं इन्वेस्टर्स को यही रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर पीएसओ का ये वाला क्वार्टर लेट सपोज बुरा आता है, तो पीएसओ की अंदर एक बहुत ज़बरदस्त और इसको देखते हुए अगर पीएसओ यहाँ से नीचे गिरता है, यानी कि फर्दर यहाँ से गिरता है, तो मैं इन्वेस्टर्स को यही रेकमेंड करूंगा कि ये पीएसओ को बाय करने की बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी। इवन इस प्राइस के ऊपर भी पीएसओ एक अच्छा स्टॉक है बाय करने के लिए, और अगर इधर से फर्दर नीचे जाता है तो बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी आएगी अगर ख़राब रिजल्ट आता है उसकी वजह से। तो यही है पीएसओ में। और रिफाइनरीज का भी यही है। रिफाइनरीज में भी सिंस इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो रिफाइनरीज के भी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स बुरे आएंगे। प्लस ये कि हमारी इकोनॉमी में अभी जो ऑयल की सेल्स हो रही हैं उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं आई, लेकिन इन फ्यूचर रिकवरी आएगी क्योंकि प्राइसेस जो है डीजल पेट्रोल वगैरह की काफ़ी डिक्लाइन कर गई हैं। सही, बिल्कुल। जी, किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अपना सवाल कीजिए। जी खुर्रम, आप सवाल करना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसा कि हमारा मार्केट तो ठीक है, 82,000 लगा दिया, लेकिन जो एलएसएम डिक्लाइन है हमारा, ये जैसे एक बबल कह लें या जो भी कह लें, मार्केट बढ़ती जा रही है, हमारा एलएसएम डिक्लाइन है, हर चीज। और टेक्सटाइल देखिए बंद पड़ी है, बड़ी फैक्ट्रियां जिन्होंने प्लांट बंद करे हुए हैं। तो मार्केट तो ठीक है, उससे हमें ठीक है, बढ़ रही है, इससे कोई इम्पैक्ट, कोई कंपनी बंद है तो उसको स्टॉक में कोई इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो आप क्या देखते हैं इन चीजों को, ये कब तक इसी तरह सर्वाइव कर पाएंगी? मार्केट का जब रिवर्सल होना है तो वो कहाँ तक देख रहे हैं, और ये कब तक ऐसा चल सकता है? मैं अगर आपके सवाल का जो है वो स्टार्ट में ही जो है आपके सवाल का जवाब दे दूं और फिर थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो पर्सनली रिवर्सल देख ही नहीं रहा। हाँ, ये है कि शायद अगर 82,000 के ऊपर मार्केट है तो शायद वो 80 पे आ जाए या 70, 78, 79 पे आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो कोई और आगे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि ये है कि मार्केट जो है वो 82,000 से 70,000 या उससे बिलो या 60,000, या मार्केट अगर 40,000 से चली है तो ये नहीं होगा कि मार्केट वापस 40,000 पे चली जाएगी। और दूसरा ये है कि आप डेफिनेटली जो है आप काफ़ी नॉलेजेबल इन्वेस्टर लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप फिगर्स को और चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि डेफिनेटली एलएसएम और इन सब चीज़ों के नंबर बुरे हैं, लेकिन इससे इससे ज़्यादा बुरे होना और इससे ज़्यादा बॉटम लगना अब आगे फर्दर पॉसिबल नहीं है। ये सबसे ज़्यादा बुराई आ चुकी है, अब इससे ज़्यादा क्या बुराई आएगी? जो सीमेंट के नंबर्स चल रहे हैं, जो एलएसएम के नंबर्स चल रहे हैं, ये हिस्टोरिकली बुरे हैं। तो अब गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से चीज़ें बेहतर ही होंगी, क्योंकि जैसे अगर आप देखें तो हमारी जो करेंसी है वो भी 277 के ऊपर आ गई है। और अगर करेंसी को हम फर्दर देखें तो करेंसी अभी तो आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हुआ। अब कुछ जगह थ्योरीज ये भी हैं कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाता है तो करेंसी फर्दर जो है वो शायद 270 से भी नीचे चली जाए, 260 से 70 के बीच चली जाए। तो अगर ऐसा होगा तो फिर गाड़ियाँ भी सस्ती होंगी, जो है और कंज्यूमर आइटम्स भी शायद सस्ते होंगे। तो जब ये चीज़ें सस्ती होंगी और प्लस उसके साथ अगर आप देखें तो पॉलिसी रेट भी जो है ना डिक्लाइन पे डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम इन्फ्लेशन का नंबर देखें तो इस दफ़ा 7.5% का इन्फ्लेशन का नंबर आने के चांसेस हैं इस कमिंग मंथ में, यानी कि सितंबर के मंथ के। तो 7.5% इन्फ्लेशन के ऊपर 17.5% का पॉलिसी रेट है। तो ये पॉलिसी रेट यहाँ से नीचे ही जाएगा। जब पॉलिसी रेट नीचे जाएगा तो आपको आइडिया डेफिनेटली होगा कि लोग जो है वो
मेजॉरिटी हमारे यहाँ जो आवाम है वो गाड़ी जो है वो लीज के ऊपर लेती है। हमारी यहाँ मेजॉरिटी जो आवाम होती है वो बैंक से लोन लेके या किसी ना किसी इदारे से कर्जा लेके घर बनवाता है, घर की मुरम्मत करवाता है। तो जब सारी जो पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट वगैरह सस्ते हो जाएंगे तो फिर लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ लेने के लिए, घर बनवाने के लिए लोन भी लेना शुरू कर देंगे। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर आपको सीमेंट के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें भी वो भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे, जो स्टील के नंबर्स हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे, जो है शुगर भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, बाकी हर चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब तो हर चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, कंज्यूम होगी, तो फिर एलएसएम के नंबर भी बढ़ जाएंगे। तो बात बात यही है कि मार्केट जो है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देखते हुए चलती है, ना कि करंट सिनारियो को देख के। तो जो फ्यूचर जो सिनारियो है या सिचुएशन है वो अच्छी नज़र आ रही है। तो ये है, ये आपके सवाल का आंसर है पूरा। थैंक यू सो मच। जी। किसी और का कोई सवाल है तो कर लीजिए, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट जस्ट 5 मिनट्स लेफ्ट। तो किसी का कोई सवाल है? अच्छा सर, ये बताइए कि फ्रंटियर मार्केट में इस वक्त जो मार्केट चली गई है, तो इसके आइटम कौन कौन से हैं? थोड़ा सा इसके हवाले से। जी, इसका ये है कि मुझे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली यही है कि इनमें ब्लू चिप स्टॉक्स ही होते हैं। अच्छा। एग्जैक्ट मुझे देखना पड़ेगा इनमें मोस्टली, लेकिन ब्लू चिप स्टॉक्स ही होते हैं, सिस्टम्स जैसे। हम्म। और जो है साजगार ऐड हुआ है, साजगार भी ऐड हुआ है इस अभी न्यू। एच बी एल आई थिंक रिमूव हुआ था। तो यही है कि मोस्टली ब्लू चिप स्टॉक्स भी ही होते हैं, यानी कि बड़े बड़े स्टॉक्स, ई फर्ट, एफ एफ सी। और क्योंकि अगर हम फुटसी की जब रीबैलेंसिंग हुई है तो जो रीबैलेंसिंग के अंदर भी स्टॉक्स थे वो यही थे, एफ एफ सी था, ई फर्ट था, हपको था, सिस्टम्स था, OGDCL था, PPL था। तो यही स्टॉक्स जो जाहिर है कि रीबैलेंस होके दूसरी जगह जाएंगे, तो मोस्टली यही है, ब्लू चिप स्टॉक्स ही होंगे यही बड़ी बड़ी कंपनीज के। सही। अच्छा सर, अब थोड़ा सा मैं क्योंकि अब प्रोग्राम एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा हम कोर्स के हवाले से मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा एक आउटलाइन आप थोड़ा सा बता दें जो हमारे नाज़रीन हैं उनको, कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं फंडामेंटल जो है कोर्स करने में, तो क्या उनकी कोर्स आउटलाइन होगी? थोड़ा सा एक इंट्रो आप दे दें, क्योंकि बाकी हम डिटेल जो है वो फिर हम जो है चैनल पे हम अपलोड करेंगे। तो थोड़ा सा आप बता दें ताकि जो लोग जी इंटरेस्टेड हैं, देखें, और ये भी मैं अनाउंस कर दूं कि ये जो है अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा। तो जो है थोड़ा सा कोर्स के हवाले से बताएं जी। जी कोर्स में ये है कि देखिए, कोर्स का बेसिकली एम ये है कि मैं पर्सनली जो है वो चाहता हूँ कि लोग जो है वो ब्रोकर्स की टिप्स के ऊपर, या फिर जो है किसी के जो है ना वो ये बोल देने के ऊपर कि यार ये वाला स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या ये इस टाइप की इन्वेस्टिंग से बाहर निकल के इस तरफ आए कि लोग जो है वो प्रॉपर सीख के और एक प्रॉपर एजुकेटेड वे में किसी स्टॉक में पोजीशन लें, ताकि वो एक प्रॉपर गेन बना पाए, बजाय इसके कि यार स्टॉक लिया किसी के टिप के ऊपर और जो है वो फिर अ, शायद किसी एक दिन चला, फिर अगले 2 दिन वो उल्टा हो गया, यानी कि उसने अगले 2 दिन लॉस दे दिया। तो इस कोर्स का एम बेसिकली ये होगा कि कल को इस कोर्स को जो लोग ज्वाइन करें वो इस काबिल हो जाएं कि वो दूसरों को फिर जो है वो टिप्स दे रहे हो। तो ये बेसिकली एम है। और एक एक एजुकेटेड और उस तरह उस वे में लेके चलने में कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको क्विक वे में, ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको देखा जा सकता है, कौन से ऐसे फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं जो कि स्टॉक्स को चलाते हैं या स्टॉक मार्केट को चलाते हैं, इकोनॉमी को एक जो है फ्रॉम अ लेमन पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी को कैसे देखते हैं। और फिर इस कोर्स का पर्पस ये होगा कि ऐसे लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सीख जाएं जो कि जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड या इन्वेस्टमेंट का बैकग्राउंड नहीं होता। सही। यानी कि क्योंकि बेसिकली ये है कि इन्वेस्टमेंट करना, मैं समझता हूँ कि एक बेसिक लाइफ की स्किल है। यानी कि जिस तरह से अगर एक कोई इंसान है उसको मोटरसाइकिल चलानी आती हो या गाड़ी चलानी आती हो, तो ये कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं समझी जाती, क्योंकि ये चीज़ एक रिक्वायरमेंट है।
तो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करना आना और पढ़े लिखे अंदाज में इन्वेस्टमेंट करना आना भी एक बेसिक लाइफ स्किल होती है जो कि हर किसी को आनी चाहिए। तो ये बेसिकली इस कोर्स का जो है वो एम होगा। और इस कोर्स के अंदर ये है कि डेप्थ में जाया जाएगा चीज़ों को लेके, और एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं और कैसे अच्छे स्टॉक्स जो है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल सकते हैं। तो सही ये बेसिकली एम होगा। सही जबरदस्त बिल्कुल। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं यही कहूंगी आखिर में कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लाजमी ज्वाइन करें। और ये बात सर ने बहुत अच्छी कही कि जरूरी नहीं है कि आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड हो, इट्स एन स्किल और इसको कोई भी सीख सकता है। तो इस जो है कोर्स से जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो फायदा उठाएं। और इंशाल्लाह ये कोर्स जो है नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में जो है ये स्टार्ट होगा। डेट वगैरह डिटेल्स आप जो है टाइमली आप अपडेटेड रहें हमारे चैनल पे, तो आपको हर चीज टाइमली अपडेटेड आपको मिलती रहेगी। और जो है इसके साथ ही साथ आपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो ज्वाइन करना है। और इसके साथ ही आप चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली हर चीज से आप अपडेटेड रहें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी। उससे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनका भी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।